बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की रिवीजन की थर्ड पार्ट वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लेना। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करने वाले थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डायूरेटिक्स को पढ़ा था, बीटा ब्लॉकर्स को पढ़ा था, एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के इनहिबिटर्स को पढ़ा था। तो अब यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रह गया है और उसके साथ साथ अल्फा ब्लॉकर्स और अल्फा बीटा कंबाइन ब्लॉकर्स रह गया। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को पढ़ लेते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तरह आती है। ठीक है, स्पेसिफिकली ब्लैक पेशेंट के अंदर, कहते हैं ब्लैक पर्पल नेग्रोस वगैरह के अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक हो गया। तो ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं जिसके अंदर पहले से डायबिटीज़ हो, जिसके अंदर स्टेबल स्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ज़्यादा डोज अगर ले ली तो ज़्यादा डोज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डोज ले ली तो ज़्यादा डोज होने की वजह से जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ज़्यादा वेजोडाइलेशन होगी तो बीपी कुछ ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। इसकी वजह से जो रिफ्लेक्स कार्डिक स्टिमुलेशन होगी तो उसकी वजह से ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट फेल भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इनकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स और क्लिनिकल इंडिकेशंस की बेस पर हमको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहली ग्रुप है, इसका नाम है डाइफिनाइल अल्काइलामीन, दूसरा बेंजोथाइज़ेपिन, ये बेंजोडाइज़ेपिन नहीं है, बेंजोथाइज़ेपिन है, और दूसरा डाइहाइड्रोपिरामिडिन। जो डाइफिनाइल अल्काइलामीन के अंदर आती है क्लास वो है वेरापेमिल। ठीक है, ये ओनली मेंबर है। ठीक है, इसके अंदर जबकि बेंजोथाइज़ेपिन इसके अंदर ड्रिल्टियाजिम आती है, ये भी ओनली मेंबर है इस क्लास का। जबकि डाइहाइड्रोपिरामिडिन इसके अंदर आती है कौन कौन सी एग्जांपल, निफेडिपिन और जो प्रोटोटाइप होती है एमलोडिपिन, ठीक है, और फिलोडिपिन, इसराडिपिन, और बहुत सारी ड्रग आती है, लेकिन जो उसकी मेन ड्रग है वो है निफेडिपिन। ठीक हो गया। अब डाइफिनाइल अल्काइलामीन वेरापेमिल, ये वही एक वाहिद मेंबर है, कहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर इस्तेमाल होती है, किसी काम का नहीं है। जो वेरापेमिल है इसका मेन एक्शन होता है हमारे कार्डिक और वेस्कुलर स्मूथ मसल दोनों के ऊपर होता है। ठीक है, कार्डिक और वेस्कुलर स्मूथ मसल दोनों के ऊपर होता है। इसी तरह जो बेंजोथाइज़ेपिन के अंदर ड्रिल्टियाजिम है, इसका भी ज़्यादा इफेक्ट होता है कार्डिक और वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर। ठीक है, दोनों का सेम जगह पे एक्शन होता है। ठीक हो गया। इसके साथ वो कहते हैं कि जो डाइफिनाइल अल्काइलामीन के अंदर जो वेरापेमिल आती है वो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिस तरह एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, इसको भी यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है, माइग्रेन को भी या दूसरे हेडेक के लिए भी। जो डाइहाइड्रोपिरामिडिन नेफेडिपिन है, जो ये ड्रग्स होती है इनका मेन मैकेनिज्म होता है वेस्कुलर कैल्शियम चैनल को, मतलब जो ड्रिल्टियाजिम या वेरापेमिल ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, स्पेसिफिकली कार्डिक और वेस्कुलर स्मूथ मसल दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन जो होती है नेफेडिपिन, वो नेफेडिपिन स्पेसिफिक होती है किसके लिए, नेफेडिपिन स्पेसिफिक होती है ये हमारे होती है करोनरी के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक के वेसल्स के लिए होती है, वेस्कुलर कैल्शियम चैनल के लिए होती है, स्पेसिफिकली ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके एक्शन क्या है, इनका एक्शन ये है कि जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम को ब्लॉक कर देगा। जब कैल्शियम को ब्लॉक कर देगा तो स्मूथ मसल की टोन है वो कम से कम हो जाएगी। स्मूथ मसल आर्ट्रियोल के अंदर, विनियोल के अंदर, और जो कार्डिक मसल है वो हार्ट के अंदर। ठीक हो गया। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर असल में एल टाइप कैल्शियम चैनल हार्ट के अंदर, जो स्मूथ मसल्स होते हैं करोनरी या पेरिफेरल आर्ट्रियोल्स के अंदर, उनको रिलैक्स करवा देती है। स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाएगा और और आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। दैट इज वाई दे आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक हो गया। अब इनकी क्लिनिकल यूजेस क्या है, ठीक आ गया। अब जिस पेशेंट को पहले से एस्थमा है या डायबिटीज़ है या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, ठीक हो गया, तो उनके अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते होते हैं, क्योंकि अनलाइक बीटा ब्लॉकर इनके पास कोई ज़्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। तमाम यूज़ करते हैं अंजाइना के अंदर। इसी तरह जो ड्रिल्टियाजिम और वेरापेमिल है ये एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेफेडेपिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नेफेडेपिन है ये बेसिकली किसके लिए होती है, वेस्कुलर स्मूथ मसल के लिए होती है। फार्माकोकाइनेटिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ देना। एडवर्स इफेक्ट को देख लेते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट आपको यहाँ से डायग्राम से नजर आ जाएगी। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट पहले हम वेरापेमिल की बात करते हैं। वेरापेमिल की वजह से फर्स्ट डिग्री एपी ब्लॉक या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। इसी तरह जो वेरापेमिल है और ड्रिल्टियाजिम है, इनका नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट भी होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को, जिसको ट्रोमोट्रोपी कहते हैं, इनको भी ब्लॉक कर सकती है। डिजीनेस, हेडेक भी हो सकता है। जबकि नेफेडिपिन का साइड इफेक्ट होता है एडिमा। ठीक है, एडिमा उसके साथ ही जिंजिवल हाइपरप्लेजिया भी कॉज करवा सकती है। तो ये आपने साइड इफेक्ट को यहाँ से देख लेना है। इसके बाद सेकंड लास्ट है अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, जो होगा लास्ट में वो है हमारे अल्फा बीटा कंबाइंड
बल्कि लास्ट नहीं बल्कि इसके बाद भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है अल्फा ब्लॉकर्स। तो अल्फा ब्लॉकर्स पता आपको पता होना चाहिए कि अल्फा रिसेप्टर्स पड़े हुए कहाँ पे होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट अल्फा 1 जो हमारे आर्ट्रियोल के स्मूथ मसल और विनियोल के स्मूथ मसल के ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो अल्फा ब्लॉकर जो इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन के अंदर, तो प्राजोसिन है, डोक्साजोसिन है, ट्राजोसिन है, ये करते हैं कि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो फिर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो फिर आर्टीरियल प्रेशर भी कम से कम हो जाता है, ठीक हो गया। अब इनका आर्टीरियल प्रेशर कम से कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली यहाँ पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और पोस्टरल हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। पोस्टरल हाइपोटेंशन तो इनका से साइड इफेक्ट होता है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की तरफ भी इस्तेमाल हो सकती है, स्पेसिफिकली टेम्पसैलुसिन। अब अल्फा बीटा कंबाइंड एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको देख लेते हैं। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, बीटा को भी ब्लॉक करती है, जैसे यहाँ पर लेबिटोलोल और कैरबिडालोल। तो ये अल्फा 1 बीटा 2 इन सबको ब्लॉक कर देती है। तो ये हार्ट फेलियर के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो लेबिटोलोल है, लेबिटोलोल स्पेसिफिकली जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होती है, जो प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड हाइपरटेंशन होती है, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज जो ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन होता है जो हमने पढ़ना है नेक्स्ट, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ड्रग है सेंट्रली एक्टिंग एड्रीनल रिसेप्टर। अब ये वाली ड्रग्स ऐसी है जिन्होंने CNS के ऊपर जाके काम करना है, ठीक है। अब इन्होंने CNS के अंदर जो सिंपैथेटिक वेसोमोटर सेंटर है उसको इनहिबिट कर देना है, ठीक हो गया। आपको पता है कि जो एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, प्री पर इनके खुद रिसेप्टर्स होते हैं इनके न्यूरोट्रांसमीटर के, तो ये क्या करती है, जो अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करती है, और ये कहाँ पे पड़े हुए होते हैं, सिंपैथेटिक वेसोमोटर सेंटर। तो ये अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक कर देती है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम से कम हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम से कम होगी। तो उसके अंदर दो ड्रग्स इस्तेमाल होती है, क्लोनिडीन और कौन सी होती है, मिथाइल डोपा। जो क्लोनिडीन है वो एज इट इज एक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जो मिथाइल डोपा है उसको एक्टिवेट होने के लिए पहले कन्वर्ट होना पड़ता है मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन के अंदर। फिर यह मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है CNS के अंदर उसको ब्लॉक कर देती है। क्यों ब्लॉक करती है, क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर पर जाके काम करते हैं। और अल्फा 2 रिसेप्टर आप कह सकते हो कि ये आउटो रिसेप्टर्स होते हैं जो इनके न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक हो गया। अब क्लोनिडीन उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होती है कि जब बहुत सारी ड्रग्स आपने ले ली, आपने ACE इनहिबिटर भी ले लिया, बीटा ब्लॉकर भी ले लिया, अल्फा ब्लॉकर भी ले लिया, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, तो फिर क्या यूज़ करेंगे, क्लोनिडीन यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोनिडीन यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। और ये भी कह रहा है कि जो क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन हमारे रीनल ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, कम नहीं करती, ठीक है। तो उसको हम ऐसी हाइपरटेंशन जो कि रीनल डिजीज से कॉम्प्लिकेट हो सकती है उसको लिए हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर इसको जल्दी से अगर छोड़ देते हैं तो फिर रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाती है, तो फिर इसका आहिस्ता आहिस्ता स्किप करना पड़ता है इसके यूज़ को, ठीक है। जो मिथाइल डोपा है इसका भी साइड इफेक्ट होता है कि सिडेशन हो जाती है, ड्राउजीनेस हो जाती है। इसके साथ साथ इसको जो हाइपरटेंशन होता है प्रेगनेंसी के अंदर उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ था लेबिटोलोल का, ठीक हो गया। अब इसकी बात है वेसोडाइलेटर। अब ऐसे कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को बढ़ा देना है, ठीक है, रिलीज को बढ़ा देना है। तो वो कौन कौन सी है, वो होती है हाइड्रोलेजिन और मिनी ऑक्सीडिल, ठीक है। और कुछ इसके अलावा दूसरी ड्रग्स भी होती है जो पहले जो हमारे वेसोडाइलेटर वाली क्लास से जो बिलोंग करती है, पहले हम हाइड्रोलेजिन और मिनी ऑक्सीडिल को यूज़ कर लेते हैं। अब इन्होंने करना क्या है, इन्होंने करना इस तरह से होता है कि इन्होंने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ होगा। जो हाइड्रोलेजिन है इसने नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देना है, जबकि मिनी ऑक्सीडिल क्या है, ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक हो गया। इसी तरह हाइड्रोलेजिन और नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह से काम करती है, जबकि मिनी ऑक्सीडिल और इसके साथ डाइजॉक्साइड ये करवाती है हाइपरपोलराइजेशन और वैस्कुलर स्मूथ मसल। तो इस तरह से ये काम करती है। अब इनका क्लिनिकल यूज़ क्या लिखा हुआ है कि ये एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर यूज़ करते हैं, कार्डिक फेलियर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो वेसोडाइलेटर्स हैं ये रेनिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। ये रेनिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कंपनसेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे का, जिसमें से सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। तो कहते हैं कि वेसोडाइलेटर के साथ साथ आपको बीटा ब्लॉकर और डायरेटिक भी देना चाहिए। बीटा ब्लॉकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंपनसेशन को और डायरेटिक जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की उसकी कंपनसेशन को, ठीक हो गया। तो ये यूज़ करते हैं। कहते हैं अगर हाइड्रोलेजिन को यूज़ करते हैं तो हाइड्रोलेजिन की वजह से सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जो मिनी ऑक्सीडिल है, और मिनी ऑक्सीडिल या हाइपरट्राइकोसिस काज करती है। तो जो गंजे मर्द होते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस, इसको ठीक करने के लिए मिनी ऑक्सीडिल इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। इसके बाद है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो सिवियर है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120 है, ठीक हो गया,
ठीक हो गया। और इसकी वजह से कोई अगर टारगेट टिश्यू की डैमेज भी आपको देखने को मिले, जैसे स्ट्रोक हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, तभी इसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा सीवियर एलिवेट हो जाए लेकिन इसकी वजह से जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है उसका एविडेंस ना मिले तो उसको बोलती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। तो अर्जेंसी और इमरजेंसी में आपको फर्क आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज है, ठीक हो गया, टारगेट ऑर्गन डैमेज। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को ठीक करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेटर देती है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, वेजोडाइलेटर्स और डोपामीन एगोनिस्ट देते हैं, फिनोल्डोपाम, ठीक है। ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर, ठीक हो गया। जैसे जबकि मिनी कैट्सिंग के अंदर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को ठीक करने के लिए वेजोडाइलेटर्स का स्पेसिफिक रोल लिखा हुआ है, वेजोडाइलेटर्स का, तो आपने वेजोडाइलेटर का तो याद करना ही करना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंस का मतलब कि ऐसा कि वो कंडीशन जिसमें जो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है लेकिन आपको कोई ड्रग दे भी रहे हो, ऑप्टिमल 3 ड्रग रेजिमेंट्स। 3 ड्रग रेजिमेंट्स का मतलब उसमें डायूरेटिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के इनहिबिटर भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तब भी इसके बावजूद इन तीनों ड्रग के कॉम्बिनेशन की वजह से जो बीपी है वो नीचे नहीं जा रहा, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब है पुअर कंप्लायंस के, बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही, या एथेनॉल इंटॉक्सिकेशन है, या कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, ये चीज़ें मौजूद है। तो इन कंडीशन की वजह से रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी अगर आप ड्रग्स देते भी है तभी ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, तो ये हो गया रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो इस तरह से हमने हाइपरटेंशन या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के 3 पार्ट्स कर लिए और इनकी वीडियोस बना दी हैं। तो इनकी वीडियोस को आप देख लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर लेना और फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि किस चैप्टर की वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए, फार्मा में, पैथो में, जो मर्जी, फोरेंसिक, बीएस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।